अध्याय 57। अतिरिक्त कहानी प्रकाशित। अतिरिक्त कहानी। चू वैन ने उदासीनता से अपने सबसे बड़े बेटे को देखा। अंदर ही अंदर वह इस बात से बेहद खुश थी कि लगभग 14 वर्षीय ली तुक्या को अपने पिता के सभी गुण विरासत में मिले थे। लेकिन कभी कभी उसे यह भी डर लगता है कि भविष्य में उसके बेटे के चेहरे पर उसकी अतिशयोक्तिपूर्ण अभिव्यक्तियों के कारण झुर्रियां पड़ जाएंगी। आंटी, मुझे मत रोको। ली सिकी ने नानी के हाथ को दूर धकेलना चाहा जो उसे कसकर पकड़े हुए था। नानी ने रोते हुए कहा, मेरे बच्चे, मूर्ख मत बनो। 11 वर्षीय ली युचेंग उसके पास खड़ा था और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, आंटी, बस उसे जाने दो और कूदने दो। झो यून ने अपने दूसरे बेटे की ओर देखा। ली सिकी ने अपना सिर घुमाया। तुमने क्या कहा? ली युचेंग ने कंधे उचकाए। अगर मैं मर गया तो तुम्हें परिवार की संपत्ति का ज्यादा हिस्सा मिलेगा। तुम कमीने, क्या तुम इंसान भी हो? एक झटके में ली तुकी ने नानी का हाथ हटा दिया और अपने छोटे भाई के पास पहुंची। ली डुक थान धीमा था, इसलिए उसका बड़ा भाई दौड़कर आया और उसका गला घोंट दिया। ली तुक्या, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मुझे तुम्हें घसीट कर ले जाना पड़ेगा। ली डुक थान का कद ली तुक्या जितना लंबा नहीं था, वह दबा हुआ था और हिल नहीं सकता था, इसलिए उसने शब्दों से हमला करने की कोशिश की। तुम बस इतने ही अच्छे हो। तीनों विषयों को मिलाकर उसे केवल 97 अंक मिले। अगर मैं यह कहूँ तो मैं हंसते हंसते लोटपोट हो जाऊंगा। चुप रहो। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्कूल ने सवाल इतने क्रूर बना दिए हैं। तो फिर इतने सारे लोगों को परफेक्ट स्कोर क्यों मिले? क्या तुम दोनों अब रुकोगे? एक तीर्थयात्री की लड़ाई में शामिल हो गए। झो यू ने अपनी बेटी ली यूलिंग की ओर देखा, जिसने दूसरी मंजिल के बेडरूम में दरवाजा खोल दिया, सीढ़ियों की रेलिंग में भाग लिया और उसके सिर को चिल्लाया, क्या आप जानते हैं कि अन्य लोग उसकी बहन जियाओलिंग? नहीं, मैंने नहीं किया। ली युचेंग ने अपने गंदे बालों को चिकना किया, ठंड से सूंघा और अपना तिरस्कार दिखाया। इतना कोमल? आप दोनों अभी भी नहीं रुकेंगे? ठीक है। कमरा अराजकता में था। नानी इतनी डरी हुई थी कि वह रुक नहीं सकती थी। चू वैन ने पूछा, मैडम, हमें क्या करना चाहिए? चू वान ने समय का अनुमान लगाते हुए बाहर देखा। कोई बात नहीं, उन्हें खेलने दो। आंटी झांग, कृपया मेरे लिए चाय बना दो। इतने सालों में झो यून ने चेयरमैन माओ की तरह बनने की क्षमता विकसित कर ली थी, जो अतीत में खाद्य बाजार में आराम से किताब पढ़ते थे। वह गर्म चाय पीते हुए कंपनी की परियोजना प्रक्रिया रिपोर्ट देख रही थी। दरवाजे की घंटी बजी और घर में हो रही चीख पुकार तुरंत बंद हो गई। लाई डुक थान के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी, जबकि लाई तुक्या ने ओह नहीं कहा और ऊपर की ओर भाग गया। ली युचेंग जोर से चिल्लाया, आंटी, जल्दी करो और उसे पकड़ो। झो यून ने उठकर दरवाजा खोला। ली शुन घर में घुसी, बाहर से ठंडी हवा लेकर आई। झो यून, क्या सब ठीक है? तुमने अचानक मुझे मीटिंग में क्यों बुलाया? ली शुन, कुछ नहीं, डोंग सियांग घायल हो गया है। उस ड्यू फाच प्रोजेक्ट को फिलहाल नहीं चलाया जा सकता। मैं बस चर्चा करने जा रहा हूँ। झो यून ने भौहें सिकोड़ी। घायल? क्यों? ली शुन, उसने कहा कि उसकी पीठ में मोच आ गई है। झो यून, बकवास। ली शुन ने अपने जूते बदले और खड़े हो गए। तुमने भी उसे पहचान लिया तो वह झूठ बोल रहा होगा। झो यून, आखिर में क्या हुआ? ली शुन, मुझे नहीं पता। उसने मुझे नहीं बताया, इसलिए मैं पूछने में बहुत आलसी हूँ। वैसे भी यह कोई गंभीर मामला नहीं है। पिताजी। ली युचेंग लिविंग रूम में और इंतजार नहीं कर सका और लॉबी की ओर भागा। पिताजी घर आ गए हैं। हाँ, मैं तुम्हें यह दूंगा।
ली डुक थान ने संपर्क पुस्तिका को एक अनमोल उपहार की तरह आगे बढ़ाया। ली शुन ने इसे लिया और इस पर नजर डाली। बहुत बढ़िया, ली युचेंग मुस्कुराया। पिताजी, अब शहर के सभी प्राथमिक विद्यालयों में अवकाश है। हाँ, मुझे कहना चाहिए, न केवल प्राथमिक विद्यालय बल्कि मध्य विद्यालयों ने भी अपनी सेमेस्टर परीक्षाएं समाप्त कर ली हैं। दूसरी मंजिल के मोड़ पर ली सिकी ने दरवाजा थोड़ा खोला और अपने दांत पीसते हुए पहली मंजिल पर नीचे देखा। तुम कमीने ली युचेंग, अपना ख्याल रखना। ली शुन ने ली युचेंग के छोटे से सिर को सहलाया। उसके बगल में खड़ी नानी को देखा। नानी ने जल्दी से कहा, खाना तैयार है। ली तुआन ने ली युचेंग से कहा, अपने भाई और बहन को खाने के लिए बुलाओ। खाने की मेज पर ली युचेंग ने ली सी क्यू की चेतावनी भरी निगाहों को नजरअंदाज किया और अपने पिता को अपने भाई की संपर्क पुस्तिका की याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से ली शुन ने उसकी चाल नहीं समझी। यह सही है, छुट्टियां आ रही हैं। तुम बच्चे कहाँ जाना चाहते हो? ली शुन के एक वाक्य ने सभी बच्चों का ध्यान आकर्षित किया। पिताजी, क्या आप हमारे साथ जा रहे हैं? ली गुएत लैंग ने संकोच से पूछा। ली तुआन, हाँ। सच में? जैसे ही उन्होंने ली शुन को यह कहते सुना कि वे साथ चलेंगे, सभी बच्चे उत्साहित हो गए, अपनी पिछली सारी शिकायतें भूल गए और चर्चा करने लगे कि क्या करना है। ली यूलिंग, चलो यूरोप में महल देखने चलते हैं। ली सिकी ने अपनी बहन की चापलूसी की। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। चलो यूरोप में महल देखने चलते हैं। ली युचेंग, हमें यूरोप में किस देश में जाना चाहिए? जर्मनी या फ्रांस? हम फ्रांस नहीं जा सकते। लितुआन ने उदासीनता से आपत्ति जताई। फ्रांस के अलावा कहीं भी ठीक है। चू वान ने अपनी छोटी उंगली से अपना कान उठाया, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। अंत में चर्चा का परिणाम इटली निकला। सभी ने इसके पक्ष में मतदान किया। खाना खत्म करने के बाद बच्चे खुशी खुशी टेबल से चले गए। ली सी क्यू, ली तुआन ने अपना मुंह पोंछने के लिए एक तौलिया लिया और अपने सबसे बड़े बेटे को अंत में जाने के लिए कहा। मैं अध्ययन कक्ष में जाकर आपका इंतजार करूंगी। पिताजी, एक क्षण में ली तुक्या का मूड बहुत खराब हो गया। ली डुक थान ने उसे मुंह बनाया और भाग गया। ली तुकी को नहीं पता था कि आगे उसका क्या इंतजार है। वह अध्ययन कक्ष में घबराया हुआ इंतजार कर रहा था। दरवाजा खुला और ली शुन और झोयुन बातें करते हुए कमरे में दाखिल हुए। क्या तुम्हें डोंग सियांग से मिलने की जरूरत है? जरूरत नहीं है। उससे मिलने क्यों जाना है? वह अकेला रहता है और अपनी देखभाल के लिए किसी को नहीं रखना चाहता। अकेले रहना अच्छा नहीं है। चिंता मत करो, हो निंग वहाँ है। ली शुन ली सिकी के पास से गुजरा और डेस्क पर झुक गया। ली सिकी ने अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की, केवल अपने पिता के लंबे पैरों को अपने सामने पार करते हुए देखा। समझाओ, तुम्हारे ग्रेड का क्या हुआ? इस बिंदु पर ली सिकी ने भी सब कुछ अनदेखा कर दिया और बिना किसी डर के बहस करना शुरू कर दिया। बस इतना ही। ली जुन ने भौहें सिकोड़ी। तुम्हारा क्या मतलब है? ली सिकी अब खुद को रोक नहीं पाई। वह एक कदम पीछे हट गई और अचानक अपना सिर घुमाया, झोयू पर चिल्लाया, माँ, इसे स्वीकार करो। झोयू केवल खड़े होकर तमाशा देखने का इरादा रखती थी, लेकिन अचानक उसे घसीटा गया और उसने उलझन में पूछा, क्या स्वीकार करो? क्या तुमने उस समय किसी और से शादी की और मुझे जन्म दिया? मुझे बताओ कि मेरा जैविक पिता कौन है? मैं निश्चित रूप से तुम्हारा बच्चा नहीं हूँ। ली सिकी ने सीधे ली शुन की ओर इशारा किया। झोयू अवाक रह गया। लड़का चिल्लाता रहा, नहीं तो पूरे परिवार में सिर्फ तुम ही इतने लंबे समय तक पढ़ने के बाद भी क्यों नहीं समझ पा रहे हो? ली शुन, तुम 2 फटी हुई किताबों के साथ भी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हो और फिर भी तुम जोर जोर से रो रहे हो।
ली सिकी, मुझे परवाह नहीं है, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मैं जो पढ़ता हूँ उसे समझ नहीं पाता। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बता दिया था, मैं जो कुछ भी पढ़ता हूँ उसे समझ नहीं पाता। ली शुन सीधे खड़े हुए और लड़के की ओर चल दिए। अचानक ली तुकी इतना डर गया कि उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए और वह चू वैन के पीछे भागा। ली तुआन का चेहरा काला पड़ गया। मार खाने के बाद तुम समझ जाओगे। ली तुकी चू वैन के पीछे छिप गई और चिल्लाई, आजकल कोई भी माता पिता अपने बच्चों को नहीं पीटते। मैं दादी को बताऊंगी ताकि वह तुम्हें सजा दे सके। इसके अलावा अगर मेरे दादा दादी, जो मुझसे कभी नहीं मिले हैं, को पता चलेगा कि तुम उनके पोते को पीटते हो, तो वे तुम्हें निश्चित रूप से बेवफा होने के लिए डांटेंगे। तुम्हें आज रात अपने सपनों में सावधान रहना होगा। लितुआन का चेहरा और अधिक उदास हो गया। तुम यहाँ आओ। अंततः ली तुकाई ने हथियार डाल दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। माँ, मुझे बचा लो, माँ। चू वान ने ली तुआन को रोकने के लिए आगे कदम बढ़ाया। ली तुक्या को कमरे से बाहर धकेलते हुए कहा, बकवास कर रहे हो, अपने कमरे में वापस जाओ और विचार करो। जैसे ही लाई तुक्या चले गए, लाई तुआन ने चाय का कप उठाया और कुछ घूंट पी लिए। चू वान उसके पीछे खड़ा था और सलाह दे रहा था, तुम बच्चे को डांट सकते हो, उसे मारो मत। ली तुआन ने धीरे से डांटा, उसे 2 बार मारने से उसकी मौत नहीं होगी। चू वैन, तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम यह भी जानते हो कि तुकी बिना सोचे समझे बोलती है। अगर यह बात बाहर आ गई कि तुम अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करती हो, तो मेरी माँ के साथ क्या हो रहा है, इस बारे में बात करना तो दूर की बात है, मीडिया ही सुर्खियां बनाने की होड़ में लग जाएगा। क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारी प्रतिष्ठा इतनी खराब नहीं है? लितुआन, उसे जो कहना है कहने दो, तेरी शाखा को सीधा करना ही होगा। अगर वह मेरा बेटा नहीं होता, तो मैं उस पर कभी ध्यान नहीं देता। चू वैन ने अपनी भौहें उठाईं। क्या वह तुम्हारी बच्ची नहीं है? जरा सोचो, क्या यह संभव है? क्या होगा अगर उस साल मैं इतना नशे में था कि मुझे ठीक से याद नहीं है? अरे, अरे, मेरे ज्यादा करीब मत आओ। लाई तुआन ने उसे दबाया। चू वैन को किताबों की शेल्फ पर दबा दिया। इस साल उनकी उम्र 40 से कुछ अधिक है। हालांकि वे काम में व्यस्त रहते हैं और खाने पर कम ध्यान देते हैं, फिर भी उनका फिगर बहुत बुरा नहीं है। लेकिन वह बहुत अधिक धूम्रपान करता है, साथ ही उसका चेहरा हमेशा झुका रहता है, इसलिए उसकी भौहों और आंखों के कोनों के बीच स्पष्ट रूप से कौवे के पैर जैसे निशान दिखाई देते हैं। इसके बारे में सोचो, सालों बीत गए थे, लेकिन उसकी आवाज ने उसे अभी भी आसानी से मोहित और उसमें डूबा हुआ बना दिया। झो यून ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने उसकी ठोड़ी को ऊपर उठा दिया। उसकी आंखों के कोने सिकुड़ गए जैसे कि वह मुस्कुरा रहा हो। बस मजाक कर रहा था। झो यून ने कमजोरी से ली जुन के हाथ को दूर धकेल दिया और अचानक ली जुन के बड़े हाथ ने उसके नितंब को दर्दनाक तरीके से दबा दिया। इसे मुझे देने के लिए धन्यवाद। मुझे अचानक वह समय याद आ गया जब हमने इसे तब बनाया था। झो यून को भी याद आया। ली जुन की ठोड़ी ने उसे गुदगुदाते हुए रगड़ा। वह हंसी और बोली, है। तब यह बहुत पागलपन था। ली जुन भी हंसा। झो यून ने फिर से याद दिलाया, उस समय हम बहुत छोटे थे। ली जुन ने अपना चेहरा उठाया। अब तुम अभी भी बहुत छोटी हो। झूठ बोलना बंद करो। सच में, झो यून ने भौहें सिकोड़ी। यह दुर्लभ है ना? तुमने वास्तव में दूसरों की तारीफ करने की पहल की। ली शुन, कुछ दिन पहले चैटिंग के दौरान झांग फैंग के समूह ने कहा कि क्योंकि मेरे जैसा कोई व्यक्ति बहुत प्रतिभाशाली और सुंदर है, इसलिए कंपनी में कोई भी लड़की तुम्हारे बारे में सपने देखने की हिम्मत नहीं करती है। झो यून अवाक रह गई।
अभी अभी की खूबसूरत यादें पूरी तरह से मिट गई थी। उसने ली शुन को दूर धकेल दिया। उसने मौके पर ही बेशर्मी से हंसते हुए झूमने का नाटक किया। झो यून ने भी ठंडे स्वर में हंसते हुए व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, ऐसा लगता है कि पुरुषों की हिम्मत वास्तव में महिलाओं की तुलना में अधिक है। ली शुन, तुम्हारा क्या मतलब है? झो यून, तुम्हारी प्रगति मुझसे अधिक तेज है। मुझे बहुत सारे निमंत्रण मिले। ली शुन का चेहरा अचानक काला पड़ गया। क्या आमंत्रित करें? झो यून ने कंधे उचका दिए। ली शुन, कौन? झो यून, कंपनी के अंदर और बाहर दोनों हैं। ली शुन, कंपनी में कौन है? झो यून, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ताकि मैं लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकूं, एक युवा व्यक्ति के रूप में। एक बार मैंने उसकी मदद की और वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने गंभीरता से अपनी भावनाएं मेरे सामने व्यक्त की। ओह, इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आप अपनी सुंदरता का अच्छे से ख्याल रख रही हैं। चू वान, लाई तुआन ने उसे बीच में टोका। उसका चेहरा सख्त हो गया। मैं अभी मरा नहीं हूँ। चू वान ने मुंह बनाया। उसकी आंखें इधर-उधर घूमी और पाया कि लाई तुआन के चेहरे पर अभी भी एक उदास और गहरी अभिव्यक्ति थी। इसलिए वह दौड़कर उसके पास गया और उसकी कमर को गले लगा लिया। मैं तो बस मजाक कर रहा था। मुझे इसकी परवाह नहीं है। अगर तुमने इसका जिक्र नहीं किया होता तो मैं भूल जाती। यह देखकर कि कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, उसने उसे प्यार से हिलाया, लेकिन उसने फिर भी कुछ कहने की जहमत नहीं उठाई। उसने उसे फिर से हिलाया और आखिरकार उसके ठंडे होठों के कोने थोड़े ढीले हो गए। झो यूं आगे झुका और लीक सुन ने उसे खुश करने और चूमने का इंतजार किया, लेकिन अंत में झो यूं ने केवल उसके चेहरे पर हल्का सा चूमा और चली गई। मैं यात्रा पर जाने के लिए अपना सामान पैक करने जा रही हूँ। लीक सुन अवाक रह गई। जब झो यूं ने दरवाजा बंद किया तो उसने उसे ठंडी आवाज में खर्राटे लेते हुए सुना, बहुत अच्छा, आज तुम दोनों बारी बारी से चाल चलोगे। मुझे मौत के घाट उतार देना सबसे अच्छा है। अध्याय 58। अतिरिक्त कहानी प्रकाशित 2। अतिरिक्त कहानी 2। हो निंग अस्पताल में फलों की एक टोकरी लेकर आई। अस्पताल के कमरे में डोंग तो डोंग गहरी नींद में सो रहा था। अस्पताल की बदबू बहुत ही अप्रिय थी। साथ ही उसके बगल में बैठे व्यक्ति की कराहने की आवाज ने उसके लिए ध्यान केंद्रित करना मुश्किल कर दिया था। वह बिस्तर पर पड़े व्यक्ति की ओर देखता हुआ विचारों में खो गया। मैं कब से इस आदमी के साथ शांति से रहना शुरू कर सकती हूँ? उसे याद आया कि उन दोनों के बीच पहली मुलाकात बहुत भयानक थी। वह लगभग मर ही गया था, लेकिन अब वह उससे मिलने के लिए फल लेकर आया। कितना डरावना। उस वर्ष चू वान गर्भवती थी। लितुआन उसके साथ रहने के लिए बाहर चला गया तथा उसे पिछले किराए के अपार्टमेंट में अकेला छोड़ दिया। एक बार एक चोर उसके घर आया और उसने उसे पकड़ लिया। चूंकि कमरे में बहुत सारे कीमती उपकरण थे, इसलिए उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसकी पिटाई की गई और उसका सामान चुरा लिया गया। वह घायल हो गए और 1 सप्ताह तक अस्पताल में भर्ती रहे। उस समय लितुआन को चू वैन की भी देखभाल करनी थी। उन्हें अभी भी बहुत काम करना था, इसलिए अस्पताल में रहते हुए उनकी प्रगति धीमी हो गई, जिससे डोंग तो डोंग स्पष्ट रूप से परेशान हो गया। इसलिए उसने उसे अपने घर में आने के लिए मजबूर करने के लिए शारीरिक सुरक्षा के संरक्षक के नाम का इस्तेमाल किया। वह वास्तव में डोंग तो डोंग से सीधे कहना चाहता था, तुम्हारे साथ रहना सबसे खतरनाक है। लेकिन हिम्मत नहीं हुई। इसलिए वे एक साथ रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पहले तो हो निंग हमेशा डोंग सी यांग से बचता रहा और उसके सामने न आने की पूरी कोशिश करता रहा। डोंग तो डोंग ने भी उसे नजरअंदाज कर दिया, बस खाली समय में मजाक के लिए उसे थोड़ा चिढ़ाता था।
धीरे धीरे एक दूसरे को जानने के बाद हो निंग को पता चला कि डोंग सी यांग का जीवन वास्तव में बहुत सामान्य था। दिन में वह काम में व्यस्त रहते हैं। शाम को यदि उन्हें किसी मीटिंग में नहीं जाना होता तो वह घर आकर टीवी देखते हैं और सो जाते हैं। उनका घर लितुआन के घर जितना आलीशान नहीं है। यह एक बहुत ही सामान्य आवासीय क्षेत्र है। वह स्वयं घर की सफाई नहीं करता बल्कि सप्ताह में 2 बार आने के लिए सफाई कर्मचारी रखता है। अपना सूट उतारने के बाद डोंग तो डुओंग अब उग्र और दुष्ट नहीं लग रहा था, बल्कि एक निर्माण स्थल पर काम करने वाले मजदूर की तरह ईमानदार लग रहा था। बाद में हो निंग को पता चला कि हालांकि डोंग सी यांग ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक कंपनी खोली थी, लेकिन वह इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अनभिज्ञ था। एक समय था जब चैंपियंस लीग हो रही थी। डोंग तो डुओंग हर दिन फुटबॉल देखने के लिए पूरी रात जागता था। एक दिन वह सो गया और मैच मिस कर गया। वह इतना दुखी था कि उसका चेहरा पूरे दिन उदास रहा। अंत में हो निंग खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी, आप इसे वापस क्यों नहीं ले लेते? डोंग सी यांग ने मासूमियत से कहा, हाँ, फिर हमें दूसरा कैमरा खरीदना होगा। कितनी परेशानी वाली बात है। हो निंग अवाक रह गई। शायद उसकी घृणा भरी अभिव्यक्ति बहुत स्पष्ट थी। डोंग तो डुओंग असंतुष्ट था। क्या तुम विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हो? हालांकि इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंधे होने की तुलना में डोंग तो डुओंग के पास ऐसे कई क्षण थे जिन्होंने लोगों को अवाक कर दिया। उदाहरण के लिए, एक बार वह हो निंग को लड़ना सिखाने के लिए बहुत उत्सुक था। आपको अपना बचाव करना सीखना होगा। दूसरों के पीछे छिपना बहुत कायरतापूर्ण है। तो अगले 2 दिनों तक डोंग तो डुओंग पूरे जोश से भरा रहा। रात का खाना खत्म करने के बाद वह हो निन को अभ्यास के लिए लिविंग रूम में ले गया। आओ, अपनी मुट्ठियां भींच लो। डोंग तो डुओंग अक्सर व्यायाम करते हैं, इसलिए लिविंग रूम की छत से एक बड़ा पंचिंग बैग लटका हुआ है। जब भी वह ऊब जाता है तो झगड़ा करने लगता है। हर बार जब वह आवाज सुनता तो हो निंग के रोंगटे खड़े हो जाते। इसे कसो और पंचिंग बैग पर मारो। हो निंग ने अपनी मुट्ठी भींची और पंचिंग बैग पर मारा। डोंग तो डोंग की आंखें चौड़ी हो गईं। हो निंग ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ? क्या इसे ही मुक्का कहते हैं? हाँ। क्या आप मानते हैं कि मेरा माल आपके मुक्के से ज्यादा कठोर है? हो निंग इतना क्रोधित था कि उसका चेहरा लाल हो गया। उसके बगल में डोंग तो डुओंग धूर्तता से हंसा। तब से हो निंग का अभिमान गंभीर रूप से आहत हो गया। चाहे उसे कितना भी समझाया गया, उसने आगे अभ्यास करने से इनकार कर दिया। ली तुआन की तुलना में डोंग तो डुओंग के जीवन को गरीब शब्द से वर्णित किया जा सकता है। आम तौर पर जब वह अपने कर्मचारियों को बाहर ले जाते हैं तो छूट के कारण वह अपने दोस्तों के घर जाना पसंद करते हैं। हो निंग को आश्चर्य हुआ, क्योंकि आखिरकार वह फी डुओंग कंपनी के मालिकों में से एक था, इसलिए उसे पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। बाद में उन्हें पता चला कि डोंग तो डुओंग का अधिकांश पैसा दान के लिए इस्तेमाल किया गया था। उसके मालिक की कार्यशाला में कई पुराने कर्मचारियों को बुढ़ापे और कठिन जीवन के कारण पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया था। डोंग तो डुओंग ने 10 से अधिक परिवारों की मदद की और धीरे धीरे बचत करने की आदत डाल ली। एक साल के नए साल की पूर्व संध्या पर डोंग सी यांग ने शराब की एक बोतल खत्म की और हो निंग को अपने पास खींचकर उससे कहा, मैंने यह पेशा पैसे के लिए नहीं बल्कि खुद को साबित करने के लिए चुना है। मैं अपने मालिक को गौरवान्वित करना चाहता हूँ। हो निंग की शराब पीने की क्षमता कम थी। आधी बोतल पीने के बाद ही उसे नींद आने लगी थी। घर पर नए साल का जश्न मना रहा व्यक्ति बहुत अकेला था। दृश्य बहुत दुखद था। हो निंग उत्सुक थी। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते?
डोंग सी यांग ने शराब की बोतल को गले लगाया और बुदबुदाया, किससे शादी करोगे? तुम एक के बाद एक लोगों के साथ सोते हो, तुम शादी करने के बारे में क्यों नहीं सोचते? डोंग सी यांग ने व्यंग्य किया, अगर तुम शादी कर लोगे तो तुम यहाँ खाना नहीं खा पाओगे और वहाँ सो नहीं पाओगे। हो निंग ने मुंह बनाया। डोंग तो डोंग ने उससे पूछा, तुम्हारा क्या हाल है? क्या तुम्हें किसी महिला की जरूरत है? मैं तुम्हारे लिए एक महिला ढूंढ लूंगा। हो निंग ने अपना सिर हिलाया, कोई भी महिला मुझे पसंद नहीं करती। क्यों? कोई कारण नहीं। क्या तुममें माल की कमी है? क्या तुम हर बार मुंह खोलते ही ऐसी बातें कहना बंद कर सकते हो? शराब उधार लेकर हो निंग ने कई बातें बताईं जो उसने हमेशा अपने दिल में छिपा कर रखी थी। मैं तुम लोगों जैसा नहीं हूँ। उसका दिल दुखने लगा, उसके होंठ हल्के से कांपने लगे। तुम और ली तुआन, भले ही तुम दोनों कुछ नहीं जानते और कुछ नहीं करते, फिर भी ऐसी महिलाएं होंगी जो तुम दोनों को पसंद करेंगी, लेकिन मैं नहीं कर सकता। चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं, यह बेकार है। उनकी नजर में मैं एक विकृत राक्षस हूं। वे सिर्फ मेरा फायदा उठाने के लिए मेरे करीब हैं। हो निंग ने ये शर्मनाक शब्द हताशा में कहे, और जब वह बोल रहा था तो उसकी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया। डोंग तो डोंग आगे झुका। तुम क्या कर रहे हो? डोंग तो डोंग ने मूल्यांकन करने के लिए अपनी आंखें सिकोड़ ली। वास्तव में थोड़ा छोटा, थोड़ा पतला, थोड़ा कुबड़ा, थोड़ी उभरी हुई आंखें और थोड़ा दुर्बल होने के अलावा आपको और कौन सी गंभीर बीमारी है? हो निंग गुस्से में थी। आप मुझे और कौन सी बीमारी देना चाहते हैं? डोंग सी यांग दिल खोलकर हंसा। गुस्से में हो निंग ने डोंग सी यांग का मजाक उड़ाने के लिए उसके निजी जीवन को खंगालने का फैसला किया। कुछ देर खोजबीन के बाद अंततः पता चला कि डोंग तो डोंग की एक मंगेतर थी जो उसके मालिक के दोस्त की बेटी थी। लड़की अशिक्षित थी। दोनों की मुलाकात डोंग तो डोंग के गुरु के जरिए हुई थी। उनके रिश्ते का कोई आधार नहीं था। बाद में उनकी शादी होने से पहले ही डोंग तो डोंग जेल चली गई। इस लड़की ने कड़ी मेहनत की और अंततः अधिक काम करने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। डोंग तो डोंग ने जेल से रिहा होने के बाद अपनी सारी बचत उसके परिवार को दे दी और आज भी उनकी मदद करता है। तब से डोंग तो डोंग के पास अक्सर ऐसे मुहावरे होते थे, महिलाएं क्या कर रही हैं? महिलाओं को बस घर पर रहना चाहिए और घर का काम करना चाहिए। हो निन्ह को एक और रहस्य भी पता चला, लेकिन पीछे मुड़कर सोचने पर यह हंसने वाली कोई बात नहीं थी, इसलिए उसने किसी को नहीं बताया। तब से हो निंग को अब डोंग सी यांग से डर नहीं लगा। हो निंग ने बिस्तर पर पड़े मरीज को शून्य दृष्टि से देखा। इस साल डोंग तो डोंग 46 साल का है और वह भी 40 का है। डोंग तो डोंग अभी भी एक बड़ा, मजबूत और गुस्सैल स्वभाव वाला आदमी है, लेकिन वह अभी भी एक डरपोक और विनम्र व्यक्ति है, जो इतना पीछे हट जाता है कि उसकी परछाई कहीं नजर नहीं आती। हालांकि चाहे वह कितना भी कायर क्यों न हो, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। आधे महीने पहले हो निंग को एक बड़ी कंपनी से निमंत्रण मिला। यह पहली बार नहीं था जब उसे शिकारियों की नजर पड़ी थी, उसने बस कोई ध्यान नहीं दिया था। हालांकि इस बार कंपनी बहुत ईमानदार थी। इससे पहले कि हो निंग जवाब भेज पाता, उसने उसे मीटिंग गिफ्ट के तौर पर एक स्पोर्ट्स कार दे दी थी, जो डोंग सी यांग के घर के ठीक नीचे खुलेआम खड़ी थी। सप्ताह के दौरान एक दिन डोंग सी यांग उदास चेहरे के साथ घर आया और हो निंग से पूछा कि वह इसे कब ले जाने की योजना बना रहा है। वे 10 साल से ज्यादा समय से साथ थे, और इससे पहले कि हो निंग समझ पाती कि उसका क्या मतलब है, डोंग सी यांग ने ठंडे अंदाज में हंसते हुए कहा,
तुम अभी भी किस बात का दिखावा कर रहे हो? क्या तुमने पहले ही नौकरी बदलने का फैसला नहीं कर लिया है? उसने अपनी टाई ढीली की और हो निंग के समझाने का इंतजार किए बिना मजाक करना जारी रखा। तुम एक छड़ी की तरह दुबले पतले हो और तुम्हारा दिमाग बेवकूफ है। सिर्फ एक नकली कार तुम्हें रिश्वत दे सकती है। चले जाओ, उस कार को मेरी नजरों से दूर भगाओ, रास्ता मत रोको। उसने अपनी बात समाप्त की और दरवाजा बंद करते हुए कमरे में भाग गया। हो निंग खिड़की के पास गया और देखते ही उसे पता चल गया कि क्या हुआ था। अचानक उसके हृदय में उदासी की भावना उमड़ पड़ी। 10 साल का प्यार पलक झपकते ही बह गया। उसने सोचा कि भले ही डोंग तो डोंग का दिमाग भ्रमित हो, उसे पता होना चाहिए कि वह किस तरह का व्यक्ति है, लेकिन परिणाम ऐसा ही हुआ। हो निंग की उदासी जल्दी ही एक अनाम ज्वाला में बदल गई, जिसने उसे सीधे डोंग सी यांग के कमरे में दौड़ने और दरवाजा पीटने के लिए प्रेरित किया। डोंग तो डोंग ने आक्रामक तरीके से दरवाजा खोला और जैसे ही उसने अपना चेहरा दिखाया, उसे हो निंग ने थप्पड़ मार दिया। 2 सेकंड बाद डोंग तो डोंग को आखिरकार समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। वह इतना गुस्से में था कि वह हो निंग को घूरते हुए हंसा। अरे, तुम बहुत बेवकूफ हो। तुम्हें लाल कारें पसंद है, लेकिन जब तुम किसी को टक्कर मारते हो तो उसे थप्पड़ मारते हो। हो निंग पहले कभी इतना क्रोधित नहीं हुआ था जितना कि अब था। यहाँ तक कि जब उसके साथ विश्वासघात किया गया था, उसे फंसाया गया था और पहले भी उसे कैद किया गया था, तब भी वह इतना क्रोधित नहीं हुआ था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी आंखें इस तरह खुली हुई थी मानो वे बाहर गिरने वाली हों। उसने सीधे डोंग तो डोंग की ओर इशारा किया, स्पष्ट शब्द बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। बहुत अच्छा, डोंग तो डोंग, बहुत अच्छा। याद रखना, भले ही तुम इस बार घुटने टेक कर भीख मांगो, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। हो निंग अपना सेल फोन या कंप्यूटर लिए बिना खाली हाथ चला गया। वह पूरी तरह से असफल महसूस कर रहा था। 40 साल का हो चुका था, लेकिन इस दुनिया में उसका एक भी करीबी व्यक्ति नहीं था। उसकी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कमजोर थी। आज के आघात से उसका दिमाग चकरा गया था और वह कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। जब वह होश में आया तो उसे एहसास हुआ कि वह उसी अपार्टमेंट परिसर में चला गया था जहां डोंग तो डोंग ने उसे धमकी दी थी। पुरानी इमारत अब और भी जर्जर दिखती है। हो निंग शीर्ष मंजिल पर चढ़ गया। ठंडी हवा चल रही थी। अचानक वह फूट फूट कर रोने लगा। मैं अब और कुछ नहीं करना चाहता। मैं इस अनजान कोने में मरना पसंद करूंगा, लेकिन मरने की इच्छा करना संभव नहीं है। बस एक पल के लिए बैठे। हो निंग पहले से ही ठंडा हो गया था। उसका शरीर कांप गया। उसने खुद को गले लगा लिया। उसका दिल और भी दुखी हो गया। 4 घंटे बाद हो निंग ने दालान से कदमों की आहट सुनी। 10 साल से अधिक समय तक साथ रहने के बाद पलक झपकते ही उसे पता चल गया कि कौन आ रहा है। हो निंग ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, लेकिन उसका चेहरा अभी भी दूर की ओर देख रहा था। डोंग तो डोंग सबसे ऊपरी मंजिल पर चढ़ गया और हो निंग को देखा और राहत की सांस ली। वह उसके पास गया और अपना गला साफ किया, क्योंकि उसे दूसरों से माफी मांगने की आदत नहीं थी, जिससे माहौल और भी अजीब हो गया। मैंने इसके बारे में पूछा था। यह महज एक गलतफहमी थी। चलो, मेरे पीछे घर चलो। क्या जमीन पर बैठना ठंडा नहीं है? तुमने मुझे पहले ही थप्पड़ मार दिया। हो निंग चुप रही। डोंग तो डोंग को पता था कि वह गलत था और उसके पास कोई विकल्प नहीं था। जब मैंने सोचा कि तुम जाना चाहती हो, तो मैं पागल हो गया और सामान्य की तरह शांति से सोच नहीं सका। इस वाक्य ने हो निंग के दिल को थोड़ी शांति दी। तुमसे कठोरता से बात करना मेरी गलती है। बताओ, तुम क्या चाहते हो? हो निंग चुप रही।
जमीन पर धूल की एक मोटी परत अचानक उड़ गई। डोंग टू डुओंग ने अपना कोट उतार दिया। चलो इसे जल्दी से निपटा ले। मैं तुम्हारा गुस्सा निकालने में तुम्हारी मदद करूंगा। उसने अपने सामने चमकते हुए रोशनी वाले घर की ओर इशारा किया। मैं यहाँ से नीचे कूद जाऊंगा। अगर मैं नहीं मरता तो तुम मुझे माफ कर दोगे, ठीक है? हो निंग ने सोचा कि वह मजाक कर रहा है। अप्रत्याशित रूप से डोंग टू डुओंग की बात समाप्त होते ही वह तुरंत आगे बढ़ गया। अरे! हो निंग ने उठने के लिए संघर्ष किया। डोंग टू डुओंग ने एक पैर बाहर निकाल लिया है। वह डर के मारे चिल्लाया, अरे! डोंग सी यांग! हो निंग ने बुरी तरह चिल्लाते हुए चारों पैरों पर छत के किनारे तक रेंगते हुए कहा। ऊपरी मंजिल की बालकनी कांच की बनी थी। डोंग टू डुओंग बालकनी के फर्श पर खड़ा होकर उसकी ओर देख रहा था। हो निंग जमीन पर बैठ गया। डोंग सी यांग कूद गया, दीवार पर लगे एयर कंडीशनर को पकड़ लिया और ऊपर चढ़ गया। वह जमीन पर पीठ के बल लेट गया और अपने लिए सिगरेट सुलगाने लगा। मैं मरा नहीं हूँ। तुम्हें बाद में मेरे पीछे घर आना होगा। हो निंग शांत हो गई और काफी देर बाद बोलने में सक्षम हुई। डोंग सी यांग, क्या तुम पागल हो? डोंग टू डुओंग हंसा। शायद। थोड़ी देर तक हंसने के बाद उसका चेहरा फिर से सख्त हो गया। हो निंग चिंतित थी। तुम्हें क्या हुआ है? लगता है मेरी पीठ में मोच आ गई है। यही मेरी गलती है। उसके बाद डोंग टू डुओंग को हो निंग द्वारा अस्पताल ले जाया गया। उसे अस्थायी रूप से ली जुन को मदद के लिए बुलाना पड़ा। उसे बताया कि उसकी पीठ में मोच आ गई है, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। बाद में ली जुन घर गया और झोयू को इस बारे में बताया, लेकिन झोयू को भी इस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें शायद उम्मीद नहीं थी कि डोंग टू डुओंग इतने अजीब तरीके से घायल हो जाएगा। अध्याय 59। अतिरिक्त कहानी प्रकाशित 3 अतिरिक्त कहानी 3 तीनों बच्चे रोमन अखाड़े में आधे दिन तक खेलते रहे और सभी हांफ रहे थे और थके हुए थे। चू वान ने अपने दोनों हाथों में एक एक बेटा पकड़ रखा था, जबकि ली तुआन नींद में डूबे लीन गुएत लैंग को उठाकर होटल ले जा रहा था। चू वान की कितनी भी सलाह के बावजूद बच्चों ने फिर भी नहाने से इनकार कर दिया और बिस्तर पर लेटते ही सो गए। उसके पास कमर पर हाथ रखकर हंसने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वह अपने 3 प्यारे बच्चों को सफेद चादर से ढके बिस्तर पर एक दूसरे के बगल में लेटे हुए देख रही थी। जैसे ही लाई तुआन ने अपना चेहरा धोना समाप्त किया और बाथरूम से बाहर निकला, क्या हुआ? क्या आपको लगता है कि वे 3 बाघ शावकों की तरह दिखते हैं? ली तुआन उसके बगल में खड़ी थी, एक पल के लिए गंभीर दिख रही थी। बहुत समान। अपनी पत्नी को खिलखिलाते देख उसने उसे पीछे से फिर गले लगा लिया। चू वान उसके ऊपर झुक गया। तुम क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं है। लगता है तीनों बच्चे गहरी नींद में सो रहे होंगे। क्या तुम टहलने चलना चाहोगे? ली तुआन ने कुछ सेकंड तक सोचा और फिर सिर हिला दिया। फी डुओंग कंपनी की विदेशी शाखा के निदेशक ने उनके लिए कार तैयार कर रखी थी। ली तुआन ने चू वैन को इधर उधर घुमाया और थोड़ी देर बाद वे संयोगवश वेटिकन पहुंच गए। वेटिकन का क्षेत्र काफी छोटा है, इसकी आबादी विरल है, लेकिन यहाँ दुनिया का सबसे प्रसिद्ध संग्रहालय और चर्च है। खैर, दंपति के पास समय था, इसलिए वे कार से बाहर निकलकर मिलने चले गए। शायद देर हो जाने के कारण उन्हें अंदर जाने के लिए लंबी लाइन में इंतजार नहीं करना पड़ा। संग्रहालय अत्यंत विशाल है। विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा लाओकुन और उसके पुत्र अष्टकोणीय मंडप में स्थित है। पर्यटक स्मारिका फोटो लेने के लिए होड़ करते हैं। चू वान में मूलतः कलात्मक कोशिकाओं की कमी थी। थोड़ी देर तक लितुआन के साथ चलने के बाद उसे नींद आने लगी। एक दूसरे को खोने से बचने के लिए उसे उसका हाथ पकड़ना पड़ा।
उन्होंने संग्रहालय का त्वरित चक्कर लगाया और फिर सेंट पीटर कैथेड्रल गए। चू वैन को जगाने के लिए लाई तुआन उसे सबसे ऊपरी मंजिल पर ले गई, जो पहले 100 मीटर से अधिक ऊंची थी। शीर्ष मंजिल तक कई 100 सीढ़ियां चढ़ने के बाद दोनों के सिर पसीने से लथपथ हो गए थे। शाम हो चुकी थी, क्षितिज हल्का लाल हो चुका था। यह वेटिकन का सबसे ऊंचा स्थान है तथा पूरे रोम शहर का भी सबसे ऊंचा स्थान है। चू वान ने ध्यान भटककर दूर तक देखा। एक ब्रेक ले लो, लितुआन ने सलाह दी। यात्रा करना बहुत आरामदायक है। चू वान ने हाथ बढ़ाया। मुझे बताइए, हम पर इतना काम है, अगर हम अभी चले जाएं तो क्या घर पर बैठे कर्मचारी थककर मर नहीं जाएंगे? मरना इतना आसान नहीं है, चू वान हंसा। नीचे एक अंडाकार वर्ग है। वर्ग के आधे हिस्से में ऊंचे डोरिक स्तंभों से बना एक लंबा गलियारा है। स्तंभों के शीर्ष पर 140 संत हैं, जो दूसरों का ध्यान आकर्षित करते हैं। डूबता हुआ सूरज पीछे से चमकता है, ठीक वैसे ही जैसे संत क्षितिज पर खड़े होकर दुनिया को देख रहे हों। यहाँ तक कि हवा भी मंद है और दिव्य सुगंध लेकर आती है। यदि उस बच्चे को पढ़ाई पसंद नहीं है, तो जब वह स्नातक हो जाए तो उसे फोनहेड ट्रैक भेज दीजिए, लितुआन ने अचानक कहा। सचमुच? अगर वह यह खबर सुनेगा तो बहुत खुश होगा, लितुआन ने असहाय होकर कहा। अन्यथा कोई और रास्ता नहीं है। क्या तुम नहीं चाहते कि वह खूब पढ़ाई करे? लितुआन ने हंसते हुए आह भरी और इत्मीनान से कहा। भूल जाओ, जिंदगी कितनी जल्दी बीत जाती है। उसे खुद संघर्ष करने दो। अगर वह कुछ नहीं करता है तो उसके लिए बस थोड़ा और पैसा छोड़ दो। चू वान ने लितुआन की पीठ को सहलाते हुए कहा, यह इतना बेकार नहीं होगा। तू क्या बहुत सुंदर है। केवल उसकी माँ ही दिखावे की परवाह करती है। ठीक लग रहा है। बचपन से ही उसे फोनहाड ट्रैक पसंद है। संयोग से फोनहाड ट्रैक के अभी बच्चे नहीं हैं। चलो दोनों साथ में खेलते हैं। यह कहते हुए लितुआन एक क्षण के लिए रुक गया। चू वान को पता चला। तुम्हें क्या हुआ है? लितुआन ने एक क्षण के लिए हिचकिचाते हुए कहा। अंदाजा लगाओ कि फोनहेड ट्रैक अब क्या कर रहा है। मुझे नहीं पता। ली शुन ने अपनी घड़ी देखी। बीजिंग में अब 11 बज चुके हैं। वह युद्ध के मैदान में होगा। वह फिर से नामदिच को खोजने गया। हाँ, इतने साल हो गए, फिर भी हार नहीं मानी। कौन जानता है, लेकिन आप उसे दोष नहीं दे सकते। रेन डी एक इंसान है। ली शुन को कुछ याद आया और उसने झोयू की ओर देखा। इससे पहले उसने और मैंने एक शर्त लगाई थी। अगर वह रेन डी को पा लेता है तो मैं तुमसे उसके लिए 4 शब्दों परफेक्ट मेरिट के साथ एक इनाम झंडा कढ़ाई करने के लिए कहूंगा। तुम दोनों ने शर्त क्यों लगाई और मुझे भी शर्त में क्यों शामिल किया? वैसे भी ऐसा नहीं होने वाला है। चलो बस शर्त लगा लेते हैं। क्यों नहीं? यदि ऐसा हो सकता तो बहुत पहले हो चुका होता। लितुआन एक क्षण के लिए चुप रहा और फिर धीरे से बोला। इतने सालों से, इतनी सारी चीजों से गुजरने के बाद फोनहेड ट्रैक ने अक्सर अपने व्यक्तित्व को अपने दिल में छिपाए रखा। अगर उसने मुझे पहले बताया होता, 10 साल पहले, जब किम थान को ड्रग्स की लत थी, तो मैं उसकी मदद करता। बीजिंग रात अभी शुरू हुई है। व्यस्त राजधानी के एक कोने में एक नूडल की दुकान है जो देखने में बहुत आकर्षक नहीं है, लेकिन स्वादिष्ट और सस्ती होने के कारण स्थानीय निवासियों के बीच काफी प्रसिद्ध है। बार देर रात तक खुला रहता है, जो नाइट लाइफ में भाग लेने वाले कई लोगों के लिए एक स्थान है। इस समय फोनहेड ट्रैक दुकान के दरवाजे पर आराम से बैठा था। उसका साफ सुथरा पश्चिमी सूट यहाँ की शैली से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। बेशक सीधी पीठ और पीछे की ओर खिंचे बालों के कारण उसके बगल में नूडल्स खा रही महिला लगातार उसकी ओर देखती रही।
फोनहत ट्रैक ने महिला की नज़र को महसूस किया और मुस्कुराकर अभिवादन किया। चाची शर्मा गईं और सूप पीते पीते उनका गला लगभग रुक गया। दरवाजे की घंटी बजी और एक महिला अंदर आई। शरद ऋतु का अंतिम समय था, लेकिन उसने केवल सफेद शर्ट और काली पैंट पहन रखी थी। उसके चेहरे की विशेषताएं पहले की तुलना में अधिक तीक्ष्ण थीं। अस्त व्यस्त काले बाल खुले बंधे थे, चेहरे पर अभी भी हल्का मेकअप था। जैसे ही वो अंदर आई, अपने साथ ठंडी हवा लेकर आई। लक्ष्य को देखना आसान था, इसलिए नामडिच ने तेजी से कदम बढ़ाए और कुछ ही कदमों में वह फोनहत ट्रैक के सामने पहुंच गया। वह बैठ गई। उसके पैर एक दूसरे पर चढ़े हुए थे, उसके पतले टखने पीले पड़ गए थे। फोनहत ट्रैक खड़े हुए, नहाम दीनह के बैठने का इंतजार किया, फिर थोड़ा झुके। मिस नहाम, शुभ संध्या। हम यहाँ क्यों मिल रहे हैं? नहाम दीच ने ठंडे स्वर में पूछा। फोनहत ट्रैक बैठ गया। उसके चेहरे पर हमेशा एक चमकदार मुस्कान रहती थी। क्योंकि आप यहाँ धूम्रपान कर सकते हैं। नामडिच की सिगरेट निकाल रही उंगली रुक गई। उसकी नज़र सामने खड़े व्यक्ति पर पड़ी। फोनहत ट्रैक ने अपना हाथ उठाया। कृपया अपनी सहायता स्वयं करें। नामडिच ने धीरे से एक सिगरेट निकाली और अपने मुंह में डाल ली। यदि समय बदल सकता, तो क्या आपको लगता है कि फोनहत ट्रैक 10 साल पीछे जाना चाहेगा? चू वान ने ली तुआन से पूछा, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, उसने खुद ही उत्तर दिया, मुझे नहीं लगता। ली तुआन ने इसका कारण नहीं पूछा। चू वैन ने रात की हवा का स्वागत किया और दूर तक देखा। मनुष्य अत्यंत विरोधाभासी होते हैं। जब उनका सामना बुरी चीजों से होता है, तो वे आह भरते हैं, काश जीवन हमारी पहली मुलाकात जैसा होता। लेकिन सूर्योदय की तुलना में हम में से अधिकांश को लगता है कि सूर्यास्त अधिक सुंदर है। चू वान लितुआन की ओर मुड़ी। ठीक उसी समय लितुआन भी उसकी ओर देख रहा था। उसने उसकी कमीज से धूल झाड़ दी। हालांकि पूरी प्रक्रिया बहुत कष्टदायक थी, लेकिन मैं कभी भी शुरुआत में वापस नहीं जाना चाहता था। अंत में लितुआन बोला, क्यों? क्या आपने कभी तितली प्रभाव के बारे में नहीं सुना है? अगर हम समय में पीछे जा सकते और एक गलत बात कह सकते या एक गलत काम कर सकते, तो शायद हम यहाँ एक साथ बैठकर सूर्यास्त नहीं देख रहे होते। ली तुआन ने हंसते हुए कहा, मैं सचमुच तुम्हें नहीं छोड़ सकता। चू वान ने गंभीरता से कहा, नहीं, मैं सिर्फ एक मानवतावादी हूँ। विशिष्ट रहो। चू वान ने अपना चेहरा गले से लगाया। जब मैं कॉलेज में था, तो मेरे मन में यह विचार आया, क्या मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए? तुम्हारे जैसे लोग जल्द या बाद में सड़क पर मर जाएंगे। ली तुआन ने अपना सिर झुका लिया और इतनी जोर से हंसने लगा कि उसके कंधे हिलने लगे। चू वैन के संयत होने का इंतजार किए बिना उसने उसके होठों को चूम लिया। आसपास अन्य पर्यटक भी थे। चू वान शर्मिंदा था। आप क्या कर रहे हो? मेरा जीवन बचाने के लिए धन्यवाद। चू वैन ने चुपके से उसे लात मारी। ली तुआन ने उसे गले लगा लिया। उसने फिर से उसके कंधे के ऊपर से दूर के दृश्य को देखा। यह सही है, ली तुआन। हाँ? मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गया। बोलना। हालांकि TN2 ट्रुक का परिवार फ्रांस में है, लेकिन पहली बार हम आधिकारिक तौर पर इटली में मिले थे। उस समय वेनिस में हर 2 साल में एक बार कला प्रदर्शनी लगती थी। चू वान, हाँ? क्या तुम मुझे नाराज करना चाहते हो? चू वैन चुप थी। उसकी ठोड़ी उसके कंधे पर टिकी थी। वह अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। वह दुख से बचने के लिए बिल्कुल भी शुरुआत में वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वह अपने वर्तमान जीवन को बहुत महत्व देती थी। जिस पूरे रास्ते से वे गुजरे वह दर्द और पीड़ा से भरा था, लेकिन वे सभी तूफानों पर काबू पाने में कामयाब रहे। मुझे भूख नहीं है,
क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? नाम दिन्हे ने शांति से पूछा। फोनहत ट्रैक ने अपना सिर हिलाया। नाम डिच ने अपने मुंह में सिगरेट पकड़ी हुई थी। उसका चेहरा अभी भी ठंडा था। जाओ, एक होटल में कमरा बुक करो। फोनहत ट्रैक ने अपनी आंखें थोड़ी चौड़ी की। क्या? नाम दीच ने चुपचाप उसकी ओर देखा। तभी फोनहत ट्रैक को उसके शब्दों का मतलब समझ में आया। उसकी आंखें धीरे धीरे चौड़ी होने लगी। बड़े आदमी के चेहरे पर घबराहट का भाव सचमुच थोड़ा मूर्खतापूर्ण था। नाम डिच ने रात के चमकदार रोशनी वाले दृश्य को देखकर आंखें झपकाईं। मनुष्य बहुत विरोधाभासी है। हमेशा अतीत के दुख को बदलना चाहता है, लेकिन बस एक मिनट या सेकंड की दूरी पर तितली के पंख तूफान पैदा कर देंगे। भले ही जीवन योजना के अनुसार न चले, यदि हम वास्तव में बदल सकें, तो हमें अगले रास्ते पर वह व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने हमें सांत्वना दी थी। उस समय मुझे बहुत अफसोस हुआ। आधी रात को, जब हो निंग अचंभित था, उसने अपने बगल के बिस्तर पर हलचल सुनी। वह उठकर डोंग टू डोंग के पास गया। वह जाग चुका था। वह दर्द से मुस्कुरा रहा था और अपनी मुद्रा को ठीक कर रहा था। जब उसने हो निंग को आते देखा तो वह तुरंत स्तब्ध रह गया। हो निंग ने धीरे से कहा, क्या चोट अभी भी दर्द कर रही है? क्या तुम इसे सहन कर सकती हो? डोंग टू डोंग ने अपने होठों को थोड़ा सा सिकोड़ लिया और एक ऐसी मुस्कुराहट लाने की कोशिश की जो रोने से भी ज्यादा बदसूरत थी, लेकिन फिर भी वह अतीत की लापरवाह शांति को थोड़ा सा देख पा रहा था। आप किससे पूछ रहे हैं?